दोस्तों द नॉइज पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं हेडलाइंस को। भारतीय उड़ानों को लेकर एयर इंडिया का बड़ा बयान, कब से मिलेगी सभी फ्लाइटों को परमिशन, पूरी जानकारी आगे विस्तार से बताएंगे। अगली खबर, रेलवे ने किया बड़ा बदलाव, अब 120 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ये गाड़ियां। अगली खबर, अब गरीबों को मिलेगा सस्ता घर, सरकार लेकर आई ये योजना, पूरी जानकारी आगे विस्तार से बताएंगे। अगली खबर, महिलाओं के खाते में सरकार डाल रही 2,20,000 रुपए, क्या है ये स्कीम, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगली खबर, कोचिंग संस्थाओं पर सरकार ने कसा शिकंजा, अब नहीं ले सकते मनमानी फीस। अगली खबर, पीएम मोदी के पास अब कितनी है संपत्ति, मोदी की आधिकारिक घोषणा। इसी के साथ जानेंगे अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज। दोस्तों इन सभी काम की खबरों की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप भी डेली मुद्दों से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। पहली खबर एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन को लेकर है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एयर इंडिया की अवैतनिक छुट्टी LWP की योजना को कर्मचारियों और प्रबंधन दोनों के लिए अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया ने एक भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों ने कर्मचारियों की छटनी करके लागत में कटौती की है। राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम को लिखे पत्र में पुरी ने एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति और LWP योजना को लेकर स्पष्टीकरण दिया। केंद्रीय उड्डयन मंत्री पुरी ने कहा कि एयर इंडिया बेहद चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति का सामना कर रही है, साथ ही एयरलाइंस अपने परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल भी कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्यसभा में एयरक्राफ्ट संशोधन बिल 2020 पर चर्चा के दौरान हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, ऐसे में हमारे पास बेहद सीमित विकल्प है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन से इसे नया मालिकाना हक मिलेगा और यह आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भरता रहेगा। दोस्तों सरकार के एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन करने को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर मालगाड़ी की रफ्तार को लेकर है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के बड़े पैमाने पर व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने प्रयास के तहत मालगाड़ियों को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलाने के लिए एल्स्टॉम की 12,000 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक इंजन को मंजूरी दे दी है। ये इलेक्ट्रिक इंजन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6,000 टन तक की क्षमता वाली भारी मालगाड़ी को तेज और सुरक्षित आवाजाही कर सकेगा, जिससे व्यापारियों को उनका सामान जल्दी उनके पास पहुंच पाएगा। दोस्तों अगली खबर बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर है। सर्दियों की दस्तक और पराली के धुएं ने दिल्ली NCR सहित देश के 28 शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी एयर इंडेक्स में 22 शहरों की हवा खराब और 6 की बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में चल रही है। हैरत की बात यह है कि 15 जिले अकेले हरियाणा के, जबकि 8 उत्तर प्रदेश और 2 राजस्थान के। हवा में नमी बढ़ गई है जबकि उसकी गति कम हो गई है। ऐसे में प्रदूषक तत्व वातावरण में जमने लगे। सुबह के समय हल्की धुंध होने और दिन में कई बार बादल छाने पर स्मोग भी देखने को मिलने लगा है। हालांकि हवा की दिशा बदलने और उसकी गति बढ़ने से अगले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता में आंशिक सुधार होने की संभावना है, लेकिन अगले सप्ताह फिर से हवा बिगड़ने लगेगी। विचारणीय पहलू यह है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका असर दिल्ली पर भी पड़ रहा है। इन राज्यों में अपने जिलों की हवा भी सांस लेने लायक नहीं रही है। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के बागपत सहित हरियाणा के 5 जिले पानीपत, जींद, हिसार, फतेहाबाद और चरखी दादरी तो इस समय रेड जोन में चल रहे हैं। दोस्तों आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर क्या चल रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सस्ते मकानों को लेकर है। गांवों से शहर आए प्रवासी मजदूरों, कामगारों के रहने का इंतजाम करने के लिए सरकार रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम का ऐलान तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अब सरकार ने रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम के लिए एक डेडिकेट पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किए। कोरोना संकट काल में लाखों गरीब और प्रवासी मजदूरों को किराया नहीं दे पाने की वजह से बेघर होना पड़ा था और वो पैदल ही शहर छोड़कर अपने गांव की ओर लौटने लगे थे। इस स्कीम के जरिए सरकार की कोशिश है कि उन्हें सस्ते किराए वाले अच्छे घर रहने को दिए जाए, ताकि फिर कभी उन्हें ऐसे संकट के वक्त अपना घर छोड़कर ना जाना पड़े।
दोस्तों सरकार की इस स्कीम के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर एनआरसी को लेकर है। एनआरसी के असम के समन्वयक हितेश देव शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर राज्य में अंतिम एनआरसी से अपात्र लोगों और उनके वंशजों के करीब 10,000 नाम हटाने को कहा है। शर्मा ने सभी उपायुक्तों और नागरिक पंजीयन के जिला पंजीयकों को लिखे पत्र में उन्हें इस तरह के नाम हटाने के आदेश जारी करने को कहा है। उन्होंने कहा वेब फॉर्म के माध्यम से आपकी तरफ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार डीएफ, डीवी, पीएफटी श्रेणियों के अपात्र लोग और उनके वंशजों के कुछ नाम एनआरसी में पाए गए हैं। अंतिम एनआरसी के प्रकाशन के बाद अनेक पक्षों और राजनीतिक दलों ने इसे दोषपूर्ण दस्तावेज बताते हुए इसकी आलोचना की थी। उन्होंने इसमें से मूल निवासियों को हटाए जाने और अवैध प्रवासियों को शामिल करने का आरोप लगाया था। असम के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने इस साल 31 अगस्त को विधानसभा में कहा था कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश की सीमा से सटे जिले में 20% नाम और बाकी हिस्से में 10% नामों के पुनः सत्यापन के लिए उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। दोस्तों असम में एनआरसी की प्रक्रिया पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर पेटीएम के फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर है। कई बार ऐसा होता है कि आप सामान खरीदने के लिए पेटीएम से पेमेंट करते हैं लेकिन पैसा दुकानदार तक नहीं पहुंचता। दिमाग खराब तब होता है जब पता लगता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा भी कट चुका है। वैसे तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन अगर अमाउंट बड़ा हो तो चिंता होना लाजमी। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने पैसे को तुरंत वापस पा सकते हैं। अगर आपके पेटीएम से पैसा कट गया है और आप चाहते हैं कि इसकी शिकायत तुरंत की जाए तो ये सुविधा भी ऐप में मौजूद है। आपको पेटीएम ऐप में सबसे ऊपर बाईं ओर 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ 24/7 हेल्प एंड सपोर्ट में जाएं। इसके बाद आप गेट हेल्प विद रिसेंट ऑर्डर के जरिए अपना पैसा तुरंत वापस ले सकते हैं। दोस्तों अगली खबर केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के खाते में 2,20,000 रुपए की धनराशि डालने को लेकर सोशल मीडिया पर एक यूट्यूब का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं के बैंक खाते में प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत 2,20,000 रुपए की धनराशि जमा कर रही है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज आया है तो आप सावधान हो जाएं, नहीं तो आपका तगड़ा नुकसान हो सकता है। भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक ने जब इस दावे और वायरल वीडियो की जांच की तो इसका सच सामने आया। प्रेस सूचना ब्यूरो ने बताया कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। बता दें कि PIB फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल के जरिए सरकार समय समय पर लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी खबरों को लेकर सावधान करती रहती है और सच्चाई बताती है। दोस्तों अगली खबर कोचिंग संस्थाओं को लेकर है। दिल्ली भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का गढ़ माना जाता है, लेकिन कई बार इन कोचिंग संस्थाओं की ओर से मनमानी की खबरें भी आती रहती हैं। इस बीच दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने निजी कोचिंग संस्थाओं के घोर धंधे पर नकेल कसने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थाओं के संचालन पर नियंत्रण के लिए नीति बना रही है। योगेश पाल सिंह ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस साल फरवरी में जारी बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार 20 या ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ चल रही कोचिंग संस्थाओं को एजुकेशनल बिल्डिंग के दायरे में रखा जाएगा और स्टूडेंट्स के द्वारा ली जाने वाली फीस को भी एक दायरे में फिक्स किया जाएगा। दोस्तों दिल्ली सरकार के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर पीएम मोदी की संपत्ति को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी संपत्ति और देनदारियों का स्वेच्छा से खुलासा किया है। 2020 तक पीएम मोदी के पास कुल संपत्ति 2,85,00,000 है। एक साल में इनकी संपत्ति में 32 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। 2019 में उनके पास 2,49,00,000 रुपए की संपत्ति थी। उनकी संपत्ति में यह इजाफा बैंक बैलेंस बढ़ने और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट का मूल्य बढ़ने के कारण हुआ है। दोस्तों पीएम मोदी की संपत्ति पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते अपने मौसम समाचार की ओर। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उत्तरी कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। गंगी पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत
और पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों पर मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। दिल्ली प्रदूषण में वृद्धि होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर वायु गुणवत्ता बेहद खराब रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज सुबह सुबह की 10 बड़ी और काम की खबरें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।